नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल जासूस अमन फाइल्स में फिर से स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं जासूस अमन और उसके सहयोगी पिद्दू सिंह का एक नया केस। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा नया केस। अक्सर हम कहते हैं कि बाजारों में रौनक होती है, लेकिन रात के 2 बजे जब शटर गिर जाते हैं और सड़कों से गाड़ियां गायब हो जाती हैं, तो वही बाजार किसी कब्रिस्तान से कम नहीं लगते। खासकर उन कपड़ों की दुकान में जहां कांच के पीछे खड़े वो पुतले आपको घूरते रहते हैं। उनकी बड़ी बड़ी आंखें, चेहरे पर जमी हुई मुस्कान, ऐसा लगता है जैसे वो आपके जाने का इंतजार कर रहे हों ताकि वो अपनी दुनिया में जी सके। आज रात साउथ एक्सटेंशन के मशहूर ब्राइडल शोरूम परिणय स्टूडियो में एक बिन बुलाया मेहमान घुसने वाला था। उसका नाम था बंटी, एक छोटा मोटा चोर। बंटी पिछली गली के रास्ते एसी डक्ट के जरिए शोरूम के अंदर कूद गया। अंदर सिर्फ सन्नाटा था। इमरजेंसी लाइट की हल्की हरी रोशनी जल रही थी। चारों तरफ महंगे महंगे लहंगे पहने हुए दर्जनों पुतले खड़े थे। बंटी को अजीब सा लगा। उसे लगा जैसे वो पुतले उसे देख रहे हैं। बंटी खुद से बड़बड़ाता हुआ बोलता है, अरे बंटी, डर मत, ये प्लास्टिक के खिलौने हैं। बस कैश काउंटर ढूंढ, माल उठा और निकल ले। बंटी दबे पांव आगे बढ़ा। वो ब्राइडल सेक्शन में था। वहां बीचों बीच एक गोल चबूतरे पर एक पुतला खड़ा था। उसे शो स्टॉपर की तरह सजाया गया था। उसने गहरा लाल रंग का लहंगा पहना था जिस पर सोने की कढ़ाई थी। गले में भारी कुंदन का हार था और घूंघट थोड़ा सा उठा हुआ था। बंटी की नजर उस पुतले पर टिक गई। उस पुतले का चेहरा बाकी पुतलों जैसा सपाट नहीं था। उसकी आंखें बहुत ही असली लग रही थीं। उसकी त्वचा पर मेकअप बहुत बारीक था। बंटी बोलता है, भाई साहब, क्या कारीगरी है। ये तो एकदम असली दुल्हन लग रही है। इसका हार ही लाखों का होगा। लालच में आकर बंटी उस चबूतरे पर चढ़ गया। उसका इरादा उस पुतले की गली से हार उतारने का था। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उस हार को खोलने की कोशिश करने लगा। उसका हाथ अनजाने में पुतले की गर्दन से छू गया। जैसे ही बंटी की उंगलियां उस गर्दन से छुई, वो ठिठक सा गया। क्योंकि प्लास्टिक सख्त होता है, फाइबर चिकना होता है, लेकिन ये छूने में ठंडा जरूर था, लेकिन सख्त नहीं था। ये थोड़ा नरम था, जैसे मोम या फिर। बंटी का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने डरते डरते पुतले के हाथ को छुआ। वो हाथ वो हाथ थोड़ा सा हिल गया और तभी बंटी को लगा कि पुतले की पलक झपकी। सिर्फ एक पल के लिए उसकी वो कांच जैसी आंखें हिली। बंटी चीख पड़ा, भूत भूत। बंटी इतना जोर से पीछे हटा कि वो साथ वाले रैक पर गिर पड़ा। सारे कपड़े उसके ऊपर आ गिरे। वो उठा नहीं, वो रेंगते हुए कोने में दुबक गया और उसने अपनी जेब से फोन निकाला। उसने किसी अपने साथी को नहीं, बल्कि उसने खुद पुलिस को फोन मिला दिया और रोते हुए बोला, हेलो पुलिस, जल्दी आ जाओ। साउथ एक्स परिणय शोरूम, मुझे बचा लो। यहाँ पुतला जिंदा है साहब, वो मुझे घूर रहा है। मुझे अरेस्ट कर लो, लेकिन मुझे बस यहाँ से ले चलो। इंस्पेक्टर राठी ने हमें कॉल करके नींद से जगा दिया था। उनका कहना था कि केस बहुत अजीब है। एक चोर ने खुद सरेंडर किया है क्योंकि वो डर गया है। जब हम वहां पहुंचे तो पुलिस ने बंटी को जीप में बिठा रखा था। वो कांप रहा था, पसीने से तरबतर। अमन ने पूछा, अरे राठी साहब, क्या हुआ? चोर ने चोरी की या कोई हॉरर फिल्म देखी है? इंस्पेक्टर राठी बोले, पागल हो गया है ये।
कह रहा है अंदर कोई पुतला जिंदा है। हो सकता है नशा किया हो उसने, वैसे भी ये लोग तो करते ही रहते हैं। पर हमें लगता है कि एक बार अंदर चेक करना ही पड़ेगा। थोड़ी देर बाद हम सब शोरूम के अंदर गए। गार्ड्स ने सारी लाइट्स ऑन कर दी थीं। अब वहाँ कोई डर नहीं लग रहा था। सब कुछ जगमगा रहा था। वो लाल लहंगे वाला पुतला अभी भी अपनी जगह ही पर ही खड़ा था, शांत, सुंदर और बेजान। मैं बोला, अमन, बंटी इसी को देख कर डर गया था क्या? ये तो सिर्फ एक मैनेक्विन है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, पर है तो प्लास्टिक ही ना। अमन ने जवाब दिया। उसने पुतले की आंखों में देखा और फिर उसने जेब से एक पिन निकाली। इंस्पेक्टर राठी बोले, ये क्या कर रहे हो अमन? अमन ने कहा, बंटी ने कहा था कि उसे ये नर्म लगेगा। प्लास्टिक नर्म नहीं होती राठी साहब। अमन उस चबूतरे पर चढ़ा। उसने वो पिन पुतले के हाथ की कलाई पर गड़ा दी। आमतौर पर पुतले पर पिन गड़ाने से खट की आवाज़ होती है या वो फिसल जाती है, लेकिन यहाँ यहाँ पे पिन अंदर धंस गई। अमन ने पिन को थोड़ा सा खींचा और वहाँ जमी हुई मोम की एक परत को खुरेच दिया। मोम का टुकड़ा जमीन पर गिरा और उसके नीचे जो दिखा उसे देखकर तो मेरी चीखें निकल गईं। मोम के नीचे प्लास्टिक नहीं था, वहाँ इंसानी खाल थी और पिन चुभाने की वजह से वहां से गहरा जमा हुआ खून दिखाई देने लगा। अमन ने गंभीर और ठंडी आवाज में कहा, राठी साहब, फॉरेंसिक टीम को बुलाइए और बंटी को पागल खाने नहीं, जेल भेजिए। उसने सच बोला है। अमन ने पुतले के चेहरे की तरफ देखा। अब वो सुंदरता डरावनी लग रही थी। ये पुतला नहीं है, ये एक लाश है। किसी ने इसे मारा और फिर बड़ी फुर्सत से इसे मोम में लपेट कर यहाँ खड़ा कर दिया है। इंस्पेक्टर राठी थोड़ा हैरान थे और बोला, लेकिन ये शोरूम तो कल भी खोला था, हजारों लोग आए होंगे, किसी को पता कैसे नहीं चला? अवन ने जवाब देते हुए कहा, यही तो इस कातिल की कलाकारी है राठी साहब। उसने एक लाश को सबके सामने खड़ा कर दिया और लोग उसे सिर्फ कपड़े समझकर देखते रहे। सवाल ये नहीं कि ये कौन है, सवाल ये है कि वो कौन सा पागल है जो मौत को इतना सजाना जानता है। शोरूम के अंदर का नज़ारा अब किसी भयानक सपने जैसा हो गया था। फॉरेंसिक टीम के लोग पीपीई किट पहनकर उस पुतले के चारों तरफ खड़े थे। डॉक्टर वर्मा ने बहुत ही सावधानी से एक केमिकल स्प्रे का इस्तेमाल किया ताकि मोम को पिघलाया जा सके। जैसे जैसे चेहरे से मोम की परत हट रही थी, वहां मौजूद स्टाफ के लोगों की सांसें अटक रही थीं। मैनेजर, जो अभी अभी दौड़ता हुआ आया था, कांपने लगा और बोला, हे भगवान, नहीं, ये नहीं हो सकता। इंस्पेक्टर राठी ने उससे पूछा, कौन है ये, पहचानते हो इसे? मैनेजर चीख कर बोला, सर, ये सिमरन मैम है, इस शोरूम की मालकिन और हमारी हेड डिजाइनर। सिमरन, शहर की सबसे मशहूर ब्राइडल डिजाइनर। वो औरत जो दूसरों को सजाती थी, आज खुद एक भयानक सजावट बनकर खड़ी थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, लेकिन मेकअप अभी भी ताजा था। उसकी आंखें खुली थीं, मानो वो अपनी ही बर्बादी का तमाशा देख रही हो। अमन ने उससे सवाल किया, मैनेजर साहब, आपने आखिरी बार सिमरन जी को कब देखा था? मैनेजर ने जवाब दिया, सर, परसों शाम को, यानी करीबन 48 घंटे पहले। उन्होंने कहा था कि वो एक नए मास्टरपीस पर काम कर रही और उन्हें डिस्टर्ब ना किया जाए। कल वो शोरूम भी नहीं आई थी। हमें लगा शायद वो बिजी हैं और उनका फ़ोन भी बंद था। डॉक्टर वर्मा ने अपनी शुरुआती जांच पूरी कर ली थी। वो हैरान लग रहे थे। उन्होंने अमन से कहा, अमन, ये केस बहुत अजीब है। मौत करीबन 48 से 54 घंटों के बीच हुई है।
इंस्पेक्टर राठी ने हैरानी से पूछा, लेकिन डॉक्टर, एक लाश 48 घंटे तक खड़ी कैसे रह सकती है? वो गिर क्यों नहीं गई? और बदबू, किसी को बदबू क्यों नहीं आई? डॉक्टर वर्मा ने अपने चश्मे को ठीक करते हुए कहा, दो कारण है राठी। पहला, रिगर मॉर्टिस, यानी कि मरने के कुछ घंटों बाद शरीर अकड़ जाता है। कातिल ने उसे मरने के तुरंत बाद इस पोज में खड़ा किया होगा और फिर उसे मेटल के स्टैंड से सहारा दिया होगा। और दूसरी वजह, मोम। कातिल ने पूरे शरीर पर पिघला हुआ पैराफिन वैक्स लगाया है। मोम ने शरीर को सील कर दिया है, जिससे हवा अंदर नहीं गई और सड़ने की प्रक्रिया धीमी हो गई। शोरूम का एसी 18 पर चलता है, जिसने फ्रीजर का काम किया। अमन ने लाशों के हाथ को देखा। यानी कातिल ने सिर्फ मारा नहीं, उसने इसे प्रिजर्व किया है। उसने घंटों मेहनत की है, मोम लगाने में, मेकअप करने में और साड़ी पहनाने में। ये नफरत नहीं है राठी साहब, ये एक तरह का पागलपन है। अगली सुबह के 5 बज चुके थे। पुलिस ने सिमरन के करीबी लोगों को बुला लिया था। सबसे पहले आया राहुल, सिमरन का मंगेतर और बिजनेस पार्टनर। वो आते ही पुलिस पर चिल्लाने लगा, तुम लोगों ने मेरी सिमरन को कहाँ रखा है? क्या हुआ है उसे? अमन ने थोड़ा शांत से कहा, शांत हो जाइए राहुल जी, सिमरन अब नहीं रही। राहुल को जब लाश दिखाई गई तो वो उल्टी करने लगा। उसकी हालत खराब थी। अमन उसे साइड में ले गया और बोला, राहुल जी, हमें पता चला है कि आप दोनों के बीच झगड़ा चल रहा था। राहुल, जो कि रो रहा था, आंसू पोंछते हुए बोला, हाँ, झगड़ा था। मैं चाहता था कि हम परिणय ब्रांड को एक विदेशी कंपनी को बेच दें। हमें करोड़ों मिल रहे थे, लेकिन सिमरन, वो अपनी कला को लेकर बहुत ही जिद्दी थी। वो बेचना नहीं चाहती थी। परसों हमारी इसी चीज को लेकर बहुत बहस हुई थी। मैंने गुस्से में कहा था कि तेरी ये जिद तुझे ले डूबेगी, लेकिन मेरा मतलब ये नहीं था अमन जी। अमन ने दूसरा सवाल किया, वैसे आप परसों शाम कहाँ थे? राहुल थोड़ा सा घबराता हुआ, मैं मैं अपनी लॉयर के साथ मीटिंग में था, आप चेक कर सकते हैं। हमारी दूसरी संदिग्ध थी मीरा, जो कि सिमरन की असिस्टेंट थी। वो डरी हुई कम थी और नर्वस ज़्यादा लग रही थी। मीरा ने कहा, सर, सिमरन मैम बहुत रूड थी। सारा काम मैं करती थी, डिज़ाइन, स्केच, कारीगरी, लेकिन मैगजीन के कवर पर फोटो उनकी ही छपती थी। मुझे गुस्सा आता था, पर इतना नहीं कि मैं उन्हें मार दूं। अमन ने सवाल किया, मीरा, परसों शाम को शोरूम बंद होने के बाद यहाँ कौन कौन रुका था? मीरा ने जवाब दिया, मैम रुकी थी और शायद कबीर भी था। कबीर? कौन कबीर? अमन ने पूछा। मीरा ने जवाब दिया, कबीर, सर, कबीर हमारा विजुअल मर्चेंडाइजर है। वो पुतलों को सजाता है, विंडो डिस्प्ले सेट करता है। वो वो थोड़ा तो अजीब है, मैम से बहुत ऑब्सेस्ड रहता है। वो उन्हें ऐसे घूरता था जैसे वो कोई इंसान नहीं, देवी हूं। कबीर का नाम सुनते ही अमन की आंखों में एक चमक सी आ गई। अमन वापस उस चबूतरे के पास गया जहां सिमरन की लाश पड़ी थी। फॉरेंसिक टीम बॉडी को ले जाने की तैयारी कर रही थी। अमन ने लाश के लहंगे की प्लेटलेट्स को छुआ। फिर उसने उस दुपट्टे को देखा जो सिमरन के कंधे पर सेट किया गया था। अमन मुझसे बोला, देख रहे हो पिद्दू? मैंने कहा, क्या, खून? अमन ने कहा, नहीं, परफेक्शन देखो। लहंगे की एक एक प्लेट बिल्कुल बराबर है। दुपट्टे का फ्लो एकदम सही एंगल पर है। ज्वेलरी का मैचिंग। ये काम किसी बिजनेसमैन या जलने वाली असिस्टेंट का नहीं हो सकता। ये काम उसका है जिसे कपड़ों और पुतलों से प्यार हो, जिसने लाश को छुपाने के लिए नहीं बल्कि उसे अमर करने के लिए मोम लगाया है। अमन मुड़ा, राठी साहब, मुझे इस कबीर से मिलना है और उसका वर्कशॉप देखना है। मुझे लगता है हमारा पागल प्रेमी मिल ही गया।
अमन के कहने पर हम शोरूम के पीछे बने स्टोर रूम और वर्कशॉप की तरफ बढ़े। जैसे जैसे हम सीढ़ियां उतर रहे थे, हवा में एक अजीब सी गंध तेज होती जा रही थी। पिघले हुए मोम और रसायनों की गंध। इंस्पेक्टर राठी ने अपनी गन निकाल ली। दरवाजा आधा खुला था। अंदर का नजारा किसी साइको थ्रिलर फिल्म के सेट जैसा था। दीवारों पर सिमरन के सैकड़ों स्केच लटके हुए थे। सिमरन हंस रही है, सिमरन गुस्सा है, सिमरन लहंगा पहन रही है। फर्श पर कई टूटे फूटे पुतले के हाथ पैर बिखरे पड़े थे और कोने में एक बड़े से बर्तन में अभी भी गर्म मोम खौल रहा था। इंस्पेक्टर राठी ने नाक पर रुमाल रखते हुए कहा, बाप रे, यहां तो सांस लेना भी मुश्किल है। अमन ने धीरे से कहा, रुक जाओ राठी, कुछ मत बोलो, शायद यहां कोई है। कमरे के आखिरी कोने में एक लड़का बैठा था और वही था कबीर। वो किसी चीज को बहुत ही प्यार से पेंट कर रहा था। जब हम करीब गए तो देखा कि वो एक प्लास्टिक के हाथ पर मेहंदी डिजाइन कर रहा था। वो डरा नहीं, उसने भागने की कोशिश भी नहीं की। उसने बस सर उठाकर हमें देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। वो शांति जो तूफान के बाद नहीं, तूफान के अंदर होती है। अमन ने धीरे से पूछा, कबीर? कबीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आपने उसे देखा? वो कैसी लग रही है? क्या लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं? इंस्पेक्टर राठी ने हैरान होते हुए कहा, तुमने सिमरन को मार डाला, पागल आदमी। कबीर गुस्से में खड़ा हुआ और बोला, मारा नहीं, मैंने उसे बचाया है। वो बूढ़ी हो रही थी, वो दुखी थी, वो उस राहुल के साथ जाकर अपनी चमक खो देती। मैंने उसे हमेशा के लिए खूबसूरत बना दिया। अब वो कभी नहीं ढलेगी। अमन ने राठी को रोका। वो कबीर के दिमाग को पढ़ना चाहता था। अमन ने उससे पूछा, कबीर, हमें बताओ, उस रात आखिर हुआ क्या था? कबीर की नजरें फिर से सिमरन के स्केच पर टिक गईं और वो बोला, परसों शाम सिमरन मैम बहुत रो रही थी। राहुल सर से झगड़ा हुआ था। वो कह रहे थे कि बिजनेस बेच देंगे। मैं उनके पास गया। मैंने कहा, मैम, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी कला को मरने नहीं दूंगा। लेकिन उन्होंने मुझ पर चिल्लाया। उन्होंने कहा, तू बस एक नौकर है कबीर, पुतले सजाता है, पुतलों के साथ रहे, मेरी जिंदगी में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। कबीर हंसा, एक रूखी हंसी, और बोला, उन्होंने मुझे पुतलों के साथ रहने को कहा। मुझे लगा वो सही कह रही हैं। इंसान धोखा देते हैं, छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन पुतले पुतले वफादार होते हैं। वो हमेशा वैसे ही रहते हैं जैसे आप उन्हें बनाते हैं। इसलिए जब वो मुड़ी, मैंने उनके सर पर लोहे की रॉड से वार किया। और फिर? अमन ने पूछा। फिर? कबीर ने जवाब दिया, फिर मैंने उन्हें अपनी बाहों में उठाया। वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। मैं उन्हें इस गंदी दुनिया दुनिया में सड़ने नहीं दे सकता था। मैंने पूरी रात काम किया। मैंने उनका मेकअप किया, उन्हें वो रॉयल लहंगा पहनाया जो उनका फेवरेट था। फिर मैंने मोम तैयार किया। मैंने उनकी त्वचा को सील कर दिया। सुबह होते होते वो इंसान से देवी बन चुकी थी। मैंने उन्हें शोरूम के बीचों बीच खड़ा कर दिया ताकि दुनिया देख सके कि असली खूबसूरती आखिर होती क्या है। कबीर अपनी धुन में बोलता जा रहा था। उसे जरा भी अफसोस नहीं था। उसे लग रहा था कि उसने कोई महान काम किया है। इंस्पेक्टर राठी ने आगे बढ़कर कबीर के हाथों में हथकड़ी लगा दी। कबीर ने कोई रोका टोकी नहीं की। वो बस एक ही रट लगाए रहा, उसे धूप में मत ले जाना, मोम पिघल जाएगा, मेरी मेहनत खराब हो जाएगी। पुलिस उसे घसीटते हुए ले गई। अमन वहीं खड़ा रहा, उस खौलते हुए मोम के बर्तन को देखते हुए। अमन बोला, पिद्दू, दुनिया में सबसे खतरनाक कातिल वो नहीं होता जो नफरत में मारता है। सबसे खतरनाक वो होता है जो अपने प्यार को अमर करने के लिए मारता है, क्योंकि उसकी नज़र में वो जुर्म कर ही नहीं रहा है,
बाहर सूरज निकल आया था। शोरूम से सिमरन की बॉडी को ले जाया जा रहा था। अब वो एक पुतला नहीं, एक लाश थी जिसे अंतिम संस्कार के लिए भेजा जा रहा था। भीड़ जमा हो गई थी। लोग उस खिड़की के अंदर झांक रहे थे जहां कल तक वो लाल लहंगे वाली दुल्हन खड़ी थी। अब वहां सिर्फ एक खाली जगह थी। अमन बोला, चलो पिद्दू। मैंने हैरानी से पूछा, कहाँ? अमन का जवाब था, कहीं ऐसी जगह जहां लोग असली हों, चाहे वो कम खूबसूरत हों, चाहे उनमें कमियां हों, पर कम से कम वो प्लास्टिक और मोम के ना हो। हमने अपनी बाइक स्टार्ट की। दिल्ली की सड़कों पर भीड़ बढ़ रही थी। हजारों चेहरे, हजारों कहानियां। लेकिन उस दिन के बाद से जब भी मैं किसी कपड़े की दुकान के बाहर से गुजरता हूँ और किसी पुतले की आंखें मुझे घूरती हैं, तो एक सिहरन सी दौड़ जाती है। कौन जाने उस प्लास्टिक के पीछे क्या राज दफन हो। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। ये कहानी यहाँ तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे चैनल पर हर 2 दिन में एक कहानी आ जाती है। उसे भी सुनें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और यहाँ तक कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। शुभ रात्रि।